Good morning, everyone. My name is Sadiq Hussain, and today I'm going to start the topic the Cold War era. So, before starting the topic, the Cold War era, we must have some preliminary knowledge about World War II. So, World War II was fought between the Axis power and Allied powers. The Axis powers were the Germany, Italy, and Japan, and the Allied powers were the France, Great Britain, China, Soviet Union, and United States. वर्ल्ड वॉर टू जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक ये वॉर हुआ था। और इसका जो मुख्य दो प्लेयर था दैट इज़ जर्मनी और इटली। जर्मनी हिटलर लीड कर रहा था और मुसलिनी जो है वो आपका इटली लीड कर मतलब इटली को मुसलिनी लीड कर रहा था। और उन दोनों का साथ दिया था जापान और टर्की ने। तो हिटलर को काउंटर करने के लिए क्या हुआ, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स एलाइज हुआ था। मतलब उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था उन दोनों को काउंटर करने के लिए थे। अब कोल्ड वॉर जानने के लिए आपको बस यही एक जान लीजिए। देखिए मेन पॉइंट ये है कि सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स एलाइड पावर्स में था, मतलब एक ही पार्टी में था। तो एक ही पार्टी में था तो 1945 के बाद इतना दुश्मनी कैसे हो गया, मतलब कोल्ड वॉर कैसे शुरू हो गया उन दोनों के बीच में। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर टू जीतने के लिए एटम बम का यूज़ किया था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। और ये जो एटम बम बनाने का जो टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी उन्होंने छुपा के, सोवियत यूनियन से छुपा के उन लोगों ने ये एटम बम का टेक्नोलॉजी बनाया था, so that USA can get the credit of ending the second world war and restoring peace in the whole world. So ये बात यूएस जो मतलब ये बात आपका सोवियत यूनियन को हजम नहीं हुआ, क्योंकि यूएसए सोवियत यूनियन का दोस्त था पहले। तो एक दोस्त ये बात छुपा के सकता है। सो दैट्स वाई ये आपका एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन दिस टू कंट्रीज। अब जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस कोल्ड वॉर, इसका डेफिनेशन जानते हैं। द कोल्ड वॉर is referred to the competition, the tension, and a series of confrontations between the United States and Soviet Union backed by their respective allies। देखिए कोल्ड वॉर जो है ना ये एक टाइप का हिंसा, जेलसी और मतलब एक टेंशन, दोनों के बीच में एक टेंशन था। लेकिन इट डिड नॉट टर्न इनटू अ हॉट वार। मतलब यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे को देख ही नहीं पाते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी कोई वेपन बा कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया था एक दूसरे को हराने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को हरा ही नहीं पाएगा। अगर यूएसए अगर सोवियत यूनियन को अटैक किया तो यूएसए भी नहीं बचेगा, यूएसए भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास अपना न्यूक्लियर वेपन था। ओके तो ये आपका कोल्ड वॉर का जो टॉपिक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है ये आप सबको समझ में आ गया होगा। आप आइए देखते हैं ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ये क्या चीज़ है। देखिए उससे पहले हम एक और टॉपिक जानने का ट्राई करते हैं। ये है आपका ये मैप देखिए, द कोल्ड वॉर। ये ब्लू वाला पार्ट जो है ना ये आपका यूएसए डोमिनेट कर रहा है, और जो रेड वाला पार्ट है ये आपका सोवियत यूनियन डोमिनेट कर रहा है। और यूएसए वाला जो पार्ट है, जो ब्लू वाला वो जो पार्ट है, इसका जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मतलब एवरीथिंग इज ओन बाय द प्राइवेट ओनर्स। मतलब आपका खुद का घर होगा, आपका खुद का मतलब प्राइवेट कंपनी होगा, आपका खुद का हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल में आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, आपका खुद का स्कूल होगा, कॉलेज होगा, खुद का फैक्ट्री होगा। ठीक है, एवरीथिंग वॉज प्रॉफिट बेस्ड। वेयरएज ये जो सोवियत यूनियन वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होगा कि आपका खुद का घर भी नहीं होगा, आपको क्वार्टर में रहना होगा, आपका खुद का गाड़ी नहीं हो सकता, मीन्स यू हैव टू यूज़ पब्लिक बस। उसके बाद आपका कोई भी ट्रीटमेंट करना होगा, यू हैव टू गो टू योर मीन्स लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो क्या हुआ कि अगर एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट तो क्या होता है कि इनोवेशन जो है ना, इनोवेटिव आइडिया नहीं आएगा। आपको बैठे बैठे आपको सैलरी मिल रहा है, आप थोड़ी ना अपना अपना ऑप्टिमम जो आपका एफर्ट जो है आप थोड़ी ना लगाएगा, आप नहीं लगाएगा। लेकिन प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट सिस्टम में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट के लालच में कि आप और नया नया
टेक्नोलॉजी, नया नया इनोवेटिव आइडिया लगाएगा। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब धीरे धीरे और डेवलप होता चला गया। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना ये बहुत छोटा है कंपेयर टू सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन देखिए ना कितना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को मतलब थोड़ा ही टक्कर दे सकता था, बिकॉज उन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी तो है ना वो थोड़ा आउटडेटेड था। सो यूएसए जो है ना वो इतना मतलब कंपेयर टू सोवियत यूनियन इतना छोटा होने के बावजूद भी इट वाज बिकॉज ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी इट वाज एबल टू काउंटर सोवियत यूनियन इन अ वेरी फ्लुएंट मैनर। ओके, सो ये आपका हो गया कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। ये आपका सोवियत यूनियन जो है आपका ये हो गया आपका कम्युनिस्ट, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है आपका ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट। अब देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स का नीचे में एक येलो कलर का देखिए यहाँ पे, ये आपका हो गया क्यूबा। ये छोटा सा देश है, ये हो गया आपका क्यूबा। ये वाला मैप देखिए, ये आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट्स और ये हो गया आपका क्यूबा। ओके, तो ये क्यूबा जो है ना ये क्यूबा हो गया आपका कम्युनिस्ट और ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट। सो दूर से जो सोवियत यूनियन जो देख रहा है ना वो देख रहा है कि अरे ये तो क्यूबा को तो कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो सोवियत यूनियन वॉज वरीड अबाउट दैट। सो उन लोगों ने क्या किया, अटलांटिक ओशन से उन लोगों ने, नेवी से उन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल किया था क्यूबा में। और ये बात यूएसए को मालूम पड़ गया था 3 हफ्तों के बाद। यूएसए गॉट टू नो अबाउट इट दैट क्यूबा हैज़ गॉट न्यूक्लियर वेपन नाउ। सो इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि क्यूबा से अगर न्यूक्लियर वेपन फायर किया तो पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स तबाह हो जाएगा। सो उनका जो मतलब जो लीडर है, यूएसए का जो लीडर है, उन्होंने क्या किया, अपना नेवी को ऑर्डर दिया कि अटलांटिक ओशन से कोई भी सोवियत जहाज़ कोई भी आए उसको इंटरसेप्ट करो, उसको डायरेक्ट उसको भगा दो। और मतलब ये उन्होंने ये ट्राई किया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन जो है उसको हटाने का उन्होंने कोशिश किया था। सो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो इंसिडेंट जो हुआ था आपका 1962 में, ये हो गया आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ये क्राइसिस पूरा का पूरा दुनिया देख रहा था और दुनिया डर गया था कि ये दोनों सुपर पावर एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कर रहा था। सो डर के मारे काँप रहा था वो लोग। ओके, सो दिस इंसिडेंट वॉज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यू गॉट टू नो अबाउट द कोल्ड वॉर। अब आओ देखते हैं द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। व्हाट इज दिस टू पावर ब्लॉक्स। देखिए फिर से इस मैप में आ गया, ब्लू कलर वाला जो है ये आपका हो गया वेस्ट ब्लॉक, और राइट वाला जो है, जो रेड वाला जो है वो आपका हो गया ईस्ट ब्लॉक। ओके, वेस्ट ब्लॉक वॉज हेडेड बाय यूएसए एंड द ईस्ट ब्लॉक वॉज हेडेड बाय सोवियत यूनियन। यूनाइटेड स्टेट्स ने मतलब सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम है आपका नाटो। नाटो वॉज फॉर्म्ड इन 1949। और उसी तरह कम्युनिस्ट जो सोवियत यूनियन ने भी आपका नाटो को काउंटर करने के लिए वार्शो बनाया था। ये आपका फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1955। ओके, सो दिस मीन्स द टू पावर, दिस इज द वर्ल्ड वाज बाइपोलर नाउ। बाइपोलर मतलब टू पावर्स वर देयर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। एरेनास मतलब जो एरियाज, कोल्ड वॉर कहाँ महसूस किया गया था, कौन कौन सा जगह पे कोल्ड वॉर का महसूस ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि कौन सा एरिया में कोल्ड वॉर का जो टेंशन था वो कहाँ पे ज़्यादा था। देखिए बुक में ऑलरेडी दिया गया है कि ये जो टेंशन जो है ना, सबसे ज़्यादा टेंशन था आपका जर्मनी में बर्लिन वॉल। इंडिया को अगर डिवाइड कर दिया जाए एकदम पूरा नॉर्थ पोल टू नॉर्थ से साउथ तक अगर एक लाइन खींच दिया जाए, नॉर्थ मतलब ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया, कैसा लगेगा, लोगों का कितना दिक्कत होगा। जर्मनी में ऐसा हुआ था, जो बर्लिन वॉल जो है ना, बर्लिन वॉल से मतलब क्या हो गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी हो गया। ईस्ट जर्मनी आपका कम्युनिस्ट था, वेस्ट जर्मनी आपका कैपिटलिस्ट था। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपका जो जो कोल्ड वॉर का महसूस आपका ये जर्मनी में हो रहा था। एक आपका हो गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक आपका हो गया वियतनाम में हुआ था, एक आपका अफगानिस्तान में हुआ था। ये तालिबान का जो मैटर है ये एक अलग स्टोरी है, ये मैं बाद में आपको दिख मतलब बोलेगा ऑन योर रिक्वेस्ट। एक आपका हो गया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया वाज सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन, वेयर साउथ कोरिया वाज सपोर्टेड बाय यूएसए। तो ये सब चीज़ क्या है, द एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बायपोलरिटी को कौन चैलेंज करेगा। अभी देखो आफ्टर 1947 मेनी कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। सो ये जो सिल्वर कलर का जो ये दिखा ना कंट्री जितना भी है, ये आपका हो गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज़। ये सब लोगों ने क्या किया, जैसे कि आपका यूगोस्लाविया का जो लीडर था वो आपका जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया का जवाहरलाल नेहरू, फिर इजिप्ट का आपका नसेर, फिर इंडोनेशिया का सुकार्नो।
ये सब लीडर्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो जितना भी कंट्रीज़ है ना, ये कंट्रीज़ मतलब किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। ओके, इसलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि नया नया इंडिपेंडेंस मिला था उन लोगों को 1947 के बाद। अगर ये यूएसए को ज्वाइन करेगा तो यूएसए उसको फिर से डोमिनेट करेगा, या सोवियत यूनियन को ज्वाइन करेगा तो सोवियत यूनियन उनको फिर से डोमिनेट करेगा। इसलिए क्या हुआ, उन लोगों ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया और उन लोगों ने न्यूट्रल रहने का फैसला लिया, और उसी फैसले को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, जैसे कि आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये कुछ नहीं है, ये बस ये है कि अमेरिका मतलब एक इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब बनाया था। इस इकोनॉमिक ऑर्डर में ये बोला गया है कि जो भी नया नया जो कंट्रीज है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो भी है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विल हैव द एक्सेस टू एक्सप्लॉइट देयर ओन रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखिए, सपोज फ्रांस इज़ अंडर नाटो। अगर अमेरिका चाहे तो फ्रांस का जितना भी रिसोर्सेस है वो यूज़ कर सकता है। ये कोल्ड वॉर का टाइम का बाद में बोल रहा हूँ। या जो भी कंट्री नाटो में है तो यूएसए मतलब क्या होगा, नाटो कंट्रीज़ का रिसोर्सेस यूज़ कर सकता है। और सोवियत यूनियन जो है आपका, जितना भी कंट्रीज़ था जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितना भी ये आपका कंट्रीज़ ये है जो भी वार्सो के अंडर में आता है, वो सोवियत यूनियन उन लोगों का रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है। लेकिन इंडिया का यूज़ नहीं कर सकता है, बिकॉज इंडिया वाज नॉट इन द ग्रुप ऑफ वेस्ट और ईस्ट। ये इंडिया जो है वो न्यूट्रल था। सो ये आपका अमेरिका ने क्या रूल बनाया था कि चलो ठीक है, नया नया इंडिपेंडेंस मिला है, उन लोगों को भी डेवलप होने का एक मौका मिलना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि बोला कि इंडिया हैज़ गॉट द राइट, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वही दे हैव गॉट द राइट टू एक्सप्लॉइट देयर ओन रिसोर्सेज, दे हैव गॉट द राइट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। मतलब इंडिया में जो जो भी माल मतलब या गुड्स जो भी बनाया जाएगा वो आपका अमेरिका में या वेस्ट जितना भी कंट्रीज़ में वो सब बिक्री किया जाएगा। और फिर आपका टेक्नोलॉजी जो है, अमेरिका का जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी मतलब खरीद के इंडिया में यूज़ किया जाएगा, सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी लेस। सो ये हो गया आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब एक लास्ट जो टॉपिक है ये होगा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। देखिए इंडिया का रोल क्या था कोल्ड वॉर में। देखिए कोल्ड वॉर में इंडिया का रोल यही था कि उसने इंडिया ने कोई पार्ट नहीं लिया था, नहीं लेके भी पार्ट लिया है उसने। लाइक इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंस। मतलब इंडिया ने दो पावर से हमेशा खुद को दूर रखा था। और जो जो नया कंट्री जो है हु आर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्ट ब्लॉक, इंडिया ने उसको अपोज किया था। ठीक है, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में नाम कंट्रीज़ में ज्वाइन होने के बाद इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ नेम, मतलब लीडर था नेम का। तो नेम में होकर मतलब इंडिया मतलब विरोध कर सकता था कि ये कोल्ड वॉर क्या चीज़ है, ये तो बहुत ख़राब हो रहा है, रिसोर्सेज बर्बादी हो रहा है। ओके, और इंडिया जो है ना मतलब क्या होता है कि इट वाज एबल टू बैलेंस द पावर बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। मतलब अगर यूएसए ने अगर इंडिया को अगर नेग्लेक्ट किया तो इंडिया सोवियत यूनियन के पास चला जाएगा, और अगर सोवियत यूनियन ने अगर यूएसए को नेग्लेक्ट किया तो मतलब यूएसए के मतलब चला जाएगा, मतलब अदल बदला हो सकता है। जैसे कि आपका 1971 का जो वॉर हुआ था, उस टाइम आपका क्या हुआ था कि अमेरिका वाज अगेंस्ट इंडिया, तब इंडिया ने क्या किया, सोवियत यूनियन के साथ रिश्ता ले लिया, और ये रिश्ता अभी भी कायम है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू कैन लर्न a lot about the international politics here. So I hope you all understood. If there is any doubt, you please ask me. Thank you.